इस वक्त की बड़ी खबर, नसीमुद्दीन के आरोपों पर मायावती जवाब दे रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलते हैं। ये विदित है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव हुए तो उसमें अकेले बीएसपी का ही नहीं बल्कि अपोजिशन में, बीजेपी को छोड़कर अपोजिशन में अन्य पार्टियों का भी कोई खास अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। तो इसको लेकर हमने ईवीएम में गड़बड़ी होने की बात आप लोगों के संज्ञान में लाई, पूरे देश के संज्ञान में लाई। इसको लेकर हमने 11 अप्रैल को धरना प्रदर्शन भी किया और इस मामले को लेकर हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी गई। लेकिन इसके साथ साथ मैंने इस चुनाव का रिजल्ट आने के बाद अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए तो ये भी मैंने महसूस किया कि ईवीएम के साथ साथ तो मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी के जिन वरिष्ठ लोगों को मैंने जिम्मेवारी दी हुई थी चुनाव लड़ाने की और उम्मीदवार तय करके मेरे सामने लाने की, तो उनको भी लेकर मैं थोड़ा समीक्षा कर लूं कि जनता का, जो क्षेत्र की जनता है जो बीएसपी से जुड़ी है, उनका क्या कहना है। ईवीएम में तो गड़बड़ी एक मुख्य कारण रहा है। हमारा वोट प्रतिशत कोई ज़्यादा कम नहीं हुआ है, लेकिन सीटें हमारी काफ़ी कम हुई हैं ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि जो पश्चिमी यूपी है, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी, खास तौर से जो मुस्लिम बहुल्य एरिया है, तो मैंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पिछले कई साल से उधर लगाया हुआ था, ये सोचकर कि ये मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये दलित, पिछड़े और अपर कास्ट समाज के लोग तो बीएसपी से जुड़ ही रहे हैं, वो इनकी वजह से जुड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन ये मुस्लिम होने के नाते अपने समाज को बीएसपी में जोड़ेंगे, ये सोचकर मैंने इनको उधर लगाया था। लेकिन चुनाव का नतीजा आने के बाद तो पश्चिमी यूपी से और उत्तराखंड से भी और लखनऊ मंडल के जो पार्टी के, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग थे, विधानसभा के लोग थे, पार्टी संगठन के, उन्होंने मुझसे ये कहा कि बहन जी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ईवीएम में तो गड़बड़ी हुई है, लेकिन जिनको आपने इधर हमारे ऊपर बैठाया हुआ है, तो इनको यदि आप पार्टी से अलग नहीं करेंगे तो पार्टी आगे बढ़ने की बजाय पीछे चली जाएगी। लोग बीएसपी की विचारधारा से जुड़े, मूवमेंट से जुड़े, आपके नेतृत्व से जुड़े हैं, लेकिन जिस तरीके की इनकी कार्यशैली है तो उससे पार्टी आगे बढ़ने की बजाय पीछे चली जाएगी। तो मुझे पार्टी के लोगों ने, अलग अलग मंडल के लोग मुझसे यहाँ लखनऊ में मिले, दिल्ली में भी मिले जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था, तो उन्होंने ये बताया कि बहन जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिसको आपने इधर पश्चिमी में लगाया है, ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, ये बहुत बड़ा टेपिंग ब्लैकमेलर है और उसकी आड़ में ये धंधा करता है, ये पैसा कमाता बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। और जो सही लोग हैं पार्टी के, तो उनके सामने इस किस्म की बातें करता है और उनको प्रोवोक करता, उकसाता है, उनकी बातें टेप कर लेता है जो सही लोग हैं, और जो इसकी जेब के लोग हैं
तो उनको आगे करने के लिए उनको फिर डराता है कि बहन जी ये टेप हम बहन जी को सुना देंगे तो बहन जी आपको पार्टी से निकाल देगी, आपको पद से निकाल देगी, आपको टिकट भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो टॉप के वर्कर थे उनको साइडलाइन इन्होंने किया, जो इनके जेब के लोग थे तो उनको ये आगे करते रहे और वो टेप के जरिए लोगों को डराते रहे और लोगों से पैसा भी इकट्ठा करते रहे कि देखो मुझे अभी इतना पैसा चाहिए और मेरे को आप पैसा दो। उनको पैसा भी उनसे उगाते रहे और उनको डराते भी रहे। तो मैं सोचा कि ये हमारे लोग ऐसी बातें मुझे क्यों बोल रहे हैं। तो आज मुझे मालूम हुआ कि जो आप लोग उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे कि जो पश्चिमी यूपी के लोग कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा टेपिंग ब्लैकमेलर है, ये पार्टी का हितैषी आदमी नहीं है। आज ये स्पष्ट हो गया है कि जो आदमी बीएसपी में रहकर जिसको इतना बढ़ावा दिया हो, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को टेप कर सकता है और उसको अपने हिसाब से काट छाट करके मीडिया के सामने दिखा सकता है, तो वो उससे आप लोग समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी मैंने इनको लगाया तो वहाँ इन्होंने टेपिंग ब्लैकमेलर के रूप में काम करके किस तरीके से हमारी मूवमेंट को इन्होंने धक्का पहुंचाया, कितना मूवमेंट को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। तो ये बात आज जो मीडिया में मैं प्रेस, आप लोग जब प्रेस में उधर थे और नसीमुद्दीन सिद्दीकी की प्रेस चल रही थी, मैंने पूरी बात को सुना है तो वो क्या बोल रहा था। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो टेप में आप लोगों ने सुना है वो कोई नई बात नहीं है। आप लोगों को ये मालूम है कि बीच में उसको काट छाट किया है। और इतना ही नहीं, आपको जब ये इलेक्शन होने वाला था उससे लगभग 1 साल पहले हमारे लगभग टिकट फाइनल होने शुरू हो गए थे, तो मैंने उत्तर प्रदेश में जो जोन के हमारे इंचार्ज थे, मैंने उन सबको ये कहा था, जिनको भी जिम्मेवारी दी थी कि देखो आप मेरे पास कैंडिडेट तो ला रहे हो, लेकिन दलितों का वोट तो मिल जाएगा जो बेस वोट है बीएसपी का, और जिसको भी आप ला रहे हो मैं ये देखना चाहती हूँ कि उनका समाज का वोट प्लस होगा या नहीं होगा, वो उनके लोग बीएसपी से जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं। तो मैं बार बार ये कहती थी कि यदि उनका वोट प्लस नहीं होगा तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो मैंने कहा इसकी क्या गारंटी है। बोलते आप मेंबरशिप की किताबें दे दो। मैंने कहा आप मेंबरशिप की किताबें ले जाओ, कूपन ले जाओ बीएसपी की, लेकिन आपकी ये जिम्मेवारी है कि इलेक्शन से पहले आप उनको अथॉरिटी लेटर दो, उससे पहले मेंबरशिप की किताबों का हिसाब प्रदेश कार्यालय में जमा हो जाना चाहिए, पूरा हिसाब किताब, नहीं तो बाद में हमको दिक्कत हो जाएगी। फिर वो जो चुनाव हार गए वो ना किताबें देंगे ना हिसाब देंगे, पैसा भी खा जाएंगे, जो जीत गए वो तो दे देंगे। तो सब लोगों को मैंने कहा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मैंने कहा कि भाई आप भी थोड़ा देख लेना। इन्होंने ज़्यादा किताबें ली जोश दिखाते हुए कि नहीं मेरे लोग जीत जाएंगे। तो मेंबरशिप की किताबें वो प्रदेश कार्यालय से लेकर गए और मैंने उनको कहा कि भाई देखो इलेक्शन अनाउंस जब हो गया था, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को मैंने ये कहा कि ये किताबें आप लोग जमा करो, पैसा जमा करो। और नोटबंदी उससे पहले हुई थी तो वही पैसा हमने जो पूरे देश से आया था हमने बैंक में पार्टी के अकाउंट में जो आ गया था वो हमने जमा कराया था, जिसको इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने इसको चुनावी मुद्दा भी बनाया था। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमने मेंबरशिप की किताबें इलेक्शन से पहले तो पार्टी के संगठन के लोगों को दी और जिनको टिकट के लिए लाए हमने बोला ये किताबें दे दो, यदि वो अपने समाज के कुछ लोगों को मेंबर बना लेते हैं बीएसपी का, हम समझ लेंगे कि वो वोट प्लस हो जाएगा। तो हमने किताबें दे दी। अब उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर किताबें आ गई थी। इनके पश्चिमी यूपी में ये जब रिजल्ट आ गया तो मैंने पूछा मंडल के हिसाब से कि भाई आपको इतनी किताबें दी थी और ये कैंडिडेट को इतनी दी थी, संगठन को इतनी दी थी, ये पैसा अभी तक आप लोगों का आधा जमा हुआ आधा नहीं जमा हुआ, ये पैसा कहाँ गया? तो पार्टी के लोगों ने बोला कि हमने तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को दे दिया था, कुछ ने बोला उनके लड़के को हमने पैसा दे दिया था, हमारे यहाँ से तो पैसा पूरा चला गया है।
तो पार्टी के अकाउंट में, पार्टी के इधर रिकॉर्ड में पैसा जमा नहीं था। तो हमने फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बुलाया कि आपने बहुत धोखा किया है। एक तो आपने इलेक्शन अनाउंस होने से पहले हिसाब पूरा जमा नहीं किया, और अब मैं आपको उत्तराखंड से भी हटा रही हूँ, 4 मंडल से भी हटा रही हूँ, और लखनऊ में भी ज़्यादा आपको काम नहीं दिया जाएगा। जो आपने अपनी जिम्मेवारी पर जिन उम्मीदवारों को मेंबरशिप की किताबें दिलवाई कि वो अपने समाज का बीएसपी का मेंबर बनाएंगे, और जिन संगठन के लोगों को दिलवाई उनका अभी तक हिसाब पूरा नहीं आया है। आधा जमा हो गया है और आधा अब पार्टी के लोग बोल रहे हैं रिजल्ट निकलने के बाद कि हमने पैसा नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पूरा दे दिया। तो नसीमुद्दीन ब्लैकमेलर है, ये जवाब है मायावती का। सबसे पहली ऑडियो क्लिप में मायावती नसीमुद्दीन सिद्दीकी को किसी काम को खत्म करने की ताकीद कर रही थी। जो ऑडियो क्लिप आपको हम सुनाने जा रहे हैं उसमें मायावती मध्य प्रदेश के शहरी निकाय चुनाव का भी जिक्र कर रही हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने दावा किया कि इस टेप में मायावती जिस काम के बारे में बात कर रही हैं वो दरअसल पैसे की डिमांड है। भाई, आपका प्रोग्राम मैं क्या सोच रही हूँ, आपको अपना ये काम खत्म करना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में फिर बाद में बनाओ, मतलब इतना जल्दबाजी मत करो। बहन जी नहीं जा रहा हूँ, जो आपने काम बताया था पहले उसी में लगो, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, और दूसरा क्या है कि मध्य प्रदेश वालों का टेलीफोन आया था, तो मैं उनको बोल दूं कि भाई मैं उनको कह देती हूँ उधर में शहरी निकायों के चुनाव होने वाले हैं। जी बहन जी, तो चुनाव के बाद आएंगे उधर। जी बहन जी कह दीजिए बहन जी। हाँ, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वो तारीख बार बार बदलना जो है ना, ठीक बहन जी, मेरे ख्याल वो ठीक नहीं रहेगा। मैंने बहन जी सबको इकट्ठा किया था, बुलाया था उस मामले में। हाँ, तो बहन जी बातचीत हुई है और भाइयों से बातचीत किया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक के बाद एक टेप किए गए फोन की क्लिप मीडिया के सामने रखते रहे। ऐसा ही एक और टेप आपको सुनवा रहे हैं। नसीमुद्दीन ने दावा किया कि इस टेप में बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनावों में बीएसपी के टिकट पर मैदान में उतरे कैंडिडेट से पैसे लाने की बात कह रही हैं। नसीमुद्दीन के मुताबिक इस ऑडियो क्लिप में मायावती उन कैंडिडेट से पैसों का हिसाब किताब करने की बात उनसे कर रही हैं जिनको नसीमुद्दीन ने टिकट दिलवाया था। दिलचस्प बात यह भी है कि इसी ऑडियो टेप में खुद नसीमुद्दीन प्रॉपर्टी बेचकर पैसे देने की बात कह रहे हैं। इस टेप में मेंबरशिप की किताब का जिक्र मायावती करती हैं, जो दरअसल पार्टी का टिकट है। जी भाई जी आदेश। हाँ भाई, जो आपको काम दे रखा है उसको थोड़ा जल्दी करो। बहन जी उसी में लगे हुए हैं। अच्छा, मैं बहन जी आपको नाराज नहीं दिखना चाहता बहन जी। चलो ठीक है, अच्छी बात है, कर लोगे तो आगे बढ़ जाओगे। नहीं बहन, जो आपका आदेश है बहन जी वो मुझे पालन करना है। और बहन जी इसके आगे मैं क्या कहूँ। जी बहन, दूसरा क्या है ये लिख लो थोड़ा सा। हाँ जी बहन जी। सवाल खास जो विधानसभा की सीट है, जी बहन जी, जिसको आपने मेंबरशिप की किताबें दिलाई थी, अभी तक उसका हिसाब नहीं हुआ है, उससे बात करो। मैं बात करता हूँ बहन जी। और दूसरा क्या है, एक मोदी नगर वाला है, सवाल आपने उधर टिकट दिलवाया था मेरे ख्याल। ठीक बहन जी, मोदी नगर। हाँ, और एक लोनी वाला है, लोनी। जी बहन जी। और दूसरा क्या है कि इसको ये बहुत ज्यादा वो इधर उधर कर रहा है, वो अमरपाल शर्मा वाली सीट वाला जो है। अच्छा, जलालुद्दीन। हाँ जी बहन जी, उससे बात तो हुई थी है नहीं, और ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपने अपनी जिम्मेवारी पे दिलवाई थी उनको किताबें। नहीं बहन जी, मैं सब उनसे कहता हूँ, बुलाता हूँ। उनको बोलो, वो जो सवाल खास वाला है। जी बहन जी। मोदी नगर वाला है, वो जो मुस्लिम है। मैं बोलता हूँ बहन जी, अब जरा तो काम निबट जाए तो मैं चला भी जाऊँगा। मैं चला भी जाऊँगा। अमरपाल शर्मा वाला ये ठीक नहीं है, वो आनाकानी कर रहे हैं, मतलब मैं बहन जी चला भी जाऊंगा, जरा इधर वो हो जाए। और बहन जी मैं आपको नाराज नहीं देखना चाहता, मैं बहन जी आपके आदेश के तहत काम करूंगा। ये तो आपके लिए भी जरूरी है ना बहन जी। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बिल्कुल जाऊंगा, मैं थोड़ा यहाँ वो हो जाए। और बहन जी जो आपका आदेश है, मैं एक एक प्रॉपर्टी बेच करके आपको सौंप दूंगा बहन जी। मैं बहन जी उसका क्या है, वो तो आपके लिए भी जरूरी है ना बहन जी। मैं आपका आदेश जानता हूँ बहन जी, मैं किसी को नहीं जानता, मैं आपका आदेश जल्दी करा लेना। ये बहन जी इधर निपट करके एक दिन के लिए मैं चला जाता हूँ वहाँ गाजियाबाद। वो जो जिम्मेदारी है उनसे भी करवाता हूँ।
बहन जी एक एक आपके लिए सब, बाकी कुछ नहीं। मुझे बच्चों से, परिवार से ज्यादा आपको बहन जी मैंने माना। आपको बताया कि इमेज बहुत बड़ी चीज होती है, उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है। तो बहन जी आपने कहा मैं सब लगा हुआ हूँ, चल अचल संपत्ति सब बेच के अलग कर दूंगा, आपको दे दूंगा। जी बहन जी, बहन जय। अब जो ऑडियो क्लिप हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे गौर से सुनिएगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी इस टेप में मायावती को बता रहे हैं कि वो गाजियाबाद में है, मेंबरशिप किताब जहां जहां थी वो कलेक्ट करने, मतलब ये कि पार्टी का टिकट जिसे मिला उससे पैसों का कलेक्शन करने के लिए वो पहुंचे हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि पार्टी टिकट ना कहकर फोन मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी इसे मेंबरशिप किताब कह रहे हैं। इस ऑडियो क्लिप में मायावती पैसे को लेकर किसी से नाराज है और नसीमुद्दीन को उसे टाइट करने की बात कह रही हैं। बहन जी मैं यहाँ आ गया था गाजियाबाद, वो मेंबरशिप किताबें आपने जहाँ पड़ी हुई थी वो कलेक्ट करने के लिए। तो बहन जी ये जो शिवाल खास वाले हैं कुछ और बता रहे हैं कि राव को उन्होंने कर दिया था दूसरे ढंग से। नहीं झूठ बोल रहे हैं। आप बात कर लो रात से, मेरे को क्या मतलब, मैं थोड़ी ना पूछूंगी। जी बहन जी मैंने कहा कि आप बात पूछ लो उनसे। जी बहन जी ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। जी बहन जी रात का जब पिछली बैठक हुई थी ऐसा कुछ था तो उसको उसका सामने बोला क्यों नहीं था उसने? और बहन जी ये नहीं गए थे उससे बता। मेरी बात सुन लो है। जी बहन जी। जब मैंने मुमताज अली को कहा था कि इनको सबको बैठाओ तो उसने कबूल किया। जी बहन जी। इतना है मेरा मतलब। जी बहन। अतर सिंह राव के बारे में कुछ नहीं बोला। जी बहन। अतर सिंह राव ने उसकी गैर हाजिरी में वो झूठ बोल रहा है, ये ठीक नहीं है। जी बहन अतर जी। सिंह राव झूठ नहीं बोलेगा, इसको बोलना था तो वो तभी बोलना चाहिए था ना पिछली बैठक में। जी बहन जी। तो जी जो बहन। गलत बोल रहा है उसको टाइट करो आप, मतलब मैं किया होता तो क्या वो जमा नहीं करता? जी बहन जी बाहर बैठा हुआ बहन जी, मैंने कहा तो कहने को लिखा पढ़ी नहीं है हमारे पास, तो मैं फिर आप बुला के आप बात कर लो उससे। जी बहन जी। आप जो है लखनऊ जब आप आ रहे तो बुला के बात कर लो ना 10 तारीख को। ठीक है बहन जी। 10 तारीख का बहन जी ले लो उनसे। जी बहन जी ठीक है बहन जी, मैं बात कर लेता लिखावा ले लो। 10 तारीख को मासिक बैठक का जो भी होगा तहसीलदार जी बहन उसको जी। बुला लेने का आप लखनऊ में। बिल्कुल ठीक है बहन जी। बहन जी जब ठीक, मीटिंग खत्म हो जाए जब बैठ के बात कर लेना। ठीक है बहन जी, ये ठीक है बहन। वो झूठ बोल रहा है तो आमने सामने हो जाएगा तो ज्यादा वो ज्यादा ठीक रहे। बाकी तो बात हो गई। मेंबरशिप का हिसाब तो सबको जमा करना होगा ना जिन्होंने किताबें ली हैं। जी बहन जी बिल्कुल सही है। जी मैं बात हो गई बहन जी। बाकी जो आदेश था वो भी अपना लगा हुआ हूँ और बहन जी जान से लगा। अब देख लो बाकी जो आपको काम दिया। हाँ बहन जी कभी भी मैंने बहन जी ना मेंबरशिप छोड़ा आज तक एक पैसा नहीं, और बहन जी ना पार्टी ने कभी लिया, मैं दिया है, मैं पार्टी को देता हूँ। भूल जमा हो जाए ना। नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूँ बहन जी, किताबें तीन थी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। चलो आपकी बात तो अलग है। जी बहन जी मैंने हमें जी बहन जी मेरा कोई ड्यू नहीं है, मैं फिर भी करूंगा बहन जी। जी बहन जी। लेकिन जिन लोगों जिनको किताबें आपके मार्फत गई हैं तो जी बहन जी आपको कराना चाहिए ना। वो अलग है बहन जी, जो मुझे आदेश मिला था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ उसको भी थोड़ा जल्दी कराओ। जी बहन जल्दी करा रहे। मैं तो कभी भी एक पैसा मेंबरशिप कभी नहीं लिया, हमेशा देता रहूंगा जीवन भर। जी बहन जी ठीक है तो अभी आप जो है तो इसको देखो थोड़ा सा, जो आपको भी काम दिया वो भी देखो। उसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है, कभी भोपाल जाना पड़ता है कभी कहीं, मैं बस उसी में लगा हुआ बहन जी। मैं बहन जी जो आपका आदेश है उसको पूरा करूंगा। हाँ तो 10 को जो मासिक बैठक का तो जो ये बहाना बना रहा तो इसको बुला लेने का, आमने सामने हो जाएगा। इसको बुला देंगे बहन जी, इसका भी हो गया बहन जी। मैं ये कह रहा हूँ मैं खाली नहीं बैठा हूँ बहन जी, मैं चुपचाप नहीं बैठा। जी बहन जी मैं जो कहा आपने मैं वो सब करूंगा। जी बहन जी इनको जल्दी बोलो ये जो बाकी लोग हैं। सबसे बात हो गई बहन जी, बैठे हैं बाहर, सबसे बात हो गई। नसीमुद्दीन ने मायावती पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि मायावती ने मुसलमानों को गद्दार कहा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि मायावती ने दाढ़ी वाले मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया। इस पर जब नसीमुद्दीन ने एतराज जताया तो मायावती ने उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही। हालांकि इस बातचीत का ऑडियो नसीमुद्दीन सामने नहीं रख पाए। इस बार फिर उन्होंने उल्टा बोलना शुरू कर दिया और बोली कि मुसलमान गद्दार है। यहां तक कि उन्होंने दाढ़ी वाले मुसलमानों को जब ऐसे शब्द से नवाजा और कहा ये कुत्ते मेरे पास आते थे, मैंने कहा ये मेरी मजहब का मामला है। बहन जी आप ये जो बोल रही ठीक नहीं बोली, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। मैंने कहा ले लीजिए।
आप एक्शन ले लीजिए, लेकिन आप ये कहें कि वोट नहीं मिला, ठीक है, कोई भी कह सकता है मिला नहीं मिला, लेकिन किसी को इस तरीके से कहना, वो भी दाढ़ी वाले का नाम लेके। बोले बहुत से मुझसे मिलने आते थे, मैंने कहा मैं एक मौलाना को आपसे मिलाने नहीं लाया। तो कुल 150 ऑडियो क्लिप के टेप हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास, जिनमें से 5 टेप आज उन्होंने जारी किए हैं।